नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में इसके एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ताकि हमने अभी तक जितनी भी अवधारणाएं पढ़ी हैं उनको एक बार आप दोहरा पाएं। तो यह अस्वीकरण है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस व्याख्यान के सीखने के क्या उद्देश्य हैं, तो आज हम एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नों को हल करते हुए हम उनकी मौलिक अवधारणाओं का अन्वेषण करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार किन किन प्रश्नों के हल को देखेंगे, तो आज हम एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार प्रश्न 1 से प्रश्न संख्या 7 तक की चर्चा करने वाले हैं और उनके हल, उनके समाधानों की भी चर्चा करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 1 है। और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है कि अलैंगिक जनन किसमें मुकुलन द्वारा होता है। और यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी खंड 7.2.4 से संबंधित है, यानी कि आपको इसकी व्याख्या इस खंड में देखने को मिल जाएगी। आपके विकल्प हैं का अमीबा, ख यीस्ट, गा प्लाज्मोडियम, घ लीशमैनिया। तो आपको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांट करके बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या है और उस उत्तर की व्याख्या को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा उत्तर है ख यीस्ट। और अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन यीस्ट में कलिका द्वारा होता है। यानी कि अगर हम खमीर यानी कि यीस्ट की बात करें तो एक कोशिका जीव होता है। यीस्ट एक कोशिका जीव है जो मुकुलन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, जहां मात्र कोशिका से एक छोटा उभराव विकसित होता है और अंततः एक नया पृष्ठ बनने के लिए अलग हो जाता है। यीस्ट में अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से कलिका या बंडिंग के माध्यम से होता है, जहां मात्र कोशिका पर एक छोटा सा उभार या कलिका बनती है और यह कलिका धीरे धीरे बढ़ती है और एक नई यीस्ट कोशिका के रूप में विकसित हो जाती है, जो अंततः मात्र कोशिका से अलग हो जाती है, जिससे यीस्ट के प्रजनन के लिए किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती और यह प्रक्रिया सरल और बहुत ही तीव्र होती है, जिससे यीस्ट अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से गुणा कर सकता है, यानी कि आगे बढ़ता रहता है। इस तरीके से इनका प्रजनन होता है। अब अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है कि अमीबा द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें 2 जीव समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अमीबा का नाभिक पहले 2 भागों में विभाजित हो जाता है और फिर कोशिका द्रव विभाजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अलग अलग अमीबे बन जाते हैं और प्रत्येक के पास अपना अपना नाभिक और आवश्यक संरचनाएं हो जाती हैं, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होती हैं। और यह विधि अमीबा को अपने वातावरण में जल्दी से गुणा करने और बिना किसी साथी की आवश्यकता के जीवित रहने में मदद करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्लाज्मोडियम और लीशमैनिया में, तो दोनों ही बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम इस प्रश्न के उत्तर को चित्र की सहायता से समझें तो यह आरेख जो है यीस्ट में मुकुलन द्वारा होने वाले अलैंगिक जनन को दर्शाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि जनन कोशिका की सतह पर एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, जिसे हम मुकुल के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जनक कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर इस मुकुल में चला जाता है और अंततः यह मुकुल परिपक्व होकर अपनी जनक कोशिका से अलग हो जाता है, जिससे एक नए स्वतंत्र जीव का जन्म होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 2 है। एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 2 में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के महिला जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और यह प्रश्न एनसीईआरटी खंड 7.3.3 ख से संबंधित है और आपके विकल्प हैं अंडाशय, गर्भाशय, वैस डिफरेंस और फैलोपियन नलिका। इनमें से कौन सा विकल्प महिला के जनन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है विकल्प गा वस डिफरेंस। यहाँ पर ये क्या होता है, इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, जिसे हम शुक्रवाहिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये मादा के जनन तंत्र से संबंध नहीं रखती, क्योंकि मादा के शरीर में जनन कोशिकाओं यानी अंडों के परिवहन का कार्य अंड वाहिकाओं द्वारा किया जाता है, जबकि शुक्रवाहिका की संरचना जो होती है और कार्य पूरी तरह से केवल पुरुष प्रजनन तंत्र के लिए विशिष्ट होते हैं, मादा के लिए नहीं होते हैं। और यह वास्तव में नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होती है, जो एक लंबी पेशी नली के रूप में कार्य करती है और इसका मुख्य दायित्व वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को संचित स्थान यानी कि अधिवृषण से उठाकर ऊपर की ओर
मूत्र मार्ग तक सफलतापूर्वक पहुंचाना होता है। इसके बाद इस कारण ये हमारा सही विकल्प नहीं है। तो ये क्या है, यह एक पुरुष जननांग का हिस्सा होती है जो शुक्राणुओं को एपिडिडिमिस के से मूत्रमार्ग तक ले जाने का कार्य करती है, यानी कि ये इसका हिस्सा नहीं है। तो आप इसकी संरचना को इस आरेख में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मानव के नर जनन तंत्र को दिखाया गया है कि यहाँ पर नर का जनन तंत्र कैसा होता है। यहाँ पर आप शुक्रवाहिनी को देख पा रहे हैं इस चित्र में। तो यह एक मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह एक पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि एनसीईआरटी खंड 7.3.2 से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर की संरचना अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दोगे। इसमें पूछा गया है कि पुंकेसर में होते हैं बाह्यदल, बीजांड, स्त्रीकेसर और परागकण। इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है, पुंकेसर में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या को समझते हैं। तो हमारा उत्तर है विकल्प घ, परागकण। परागकण होते हैं पुंकेसर में। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो पुंकेसर का भाग होता है अंडपुंज यानी कि फूल का नर जननांग, जिसमें होते हैं परागकण। तो परागकोश पुष्प के नर जननांग होते हैं, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण ऊपरी भाग होता है जो आमतौर पर 2 पालियों वाली एक थैलीनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसका मुख्य जैविक कार्य परागकणों का निर्माण और उन्हें सुरक्षित रूप से संचित करना है। जब परागकोश पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो यह प्रस्फुटित होता है और जिससे भीतर मौजूद अनगिनत परागकण बाहर निकलते हैं ताकि वे परागण की प्रक्रिया के माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। और परागकण पुष्प के जनन चक्र में अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं के भीतर पादप प्रजनन के लिए अनिवार्य नर युग्मक सुरक्षित रहते हैं। और जब एक परागकण स्त्री केसर के चिपचिपे वर्तिकाग्र पर गिरता है तो यह अंकुरित होकर के एक पराग नलिका बनाता है, जिसके माध्यम से नर युग्मक बीजांड के भीतर स्थित मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका तक पहुंचकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, जिससे अंततः बीज और फल का निर्माण होता है। तो इस तरीके होती है पूरी यह प्रक्रिया। तो हमने 3 प्रश्नों के हल को देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पूछा गया है कि लैंगिक जनन के लिए अलैंगिक जनन की तुलना में क्या लाभ होते हैं। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में क्यों लाभप्रद है, और यह प्रश्न संबंध रखता है हमारे एनसीईआरटी खंड 7.3.1 से। तो चलिए इस प्रश्न के हल को देखते हैं और इसके उत्तरों को समझते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन के लाभ बताए गए हैं। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता पैदा होती है। लैंगिक जनन में 2 जनकों के आनुवांशिक पदार्थ के संयोजन के कारण अधिक विविधताएं आपको देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि जनसंख्या में प्रजातियों के जीवित रहने और बने रहने की संभावना सुनिश्चित होती है। इसके बाद नवगठित व्यक्ति में दोनों माता पिता के गुण भी देखने को मिलते हैं। मतलब जब लैंगिक जनन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप बनने वाला जो नया जीव होता है उसमें माता और पिता दोनों के अनुवांशिक गुण सूत्र होते हैं, जिसके कारण वो एक द्वितीय अनुवांशिक संयोजन से बनता है। इसलिए इसमें हमें दोनों के ही गुण देखने को मिलेंगे। और लैंगिक प्रक्रिया में विविधता अलैंगिक की तुलना में अधिक संभाव्य होती है। आनुवांशिक विविधताएं अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन की विधि में अधिक व्यवहार्य होती हैं, क्योंकि यह विभिन्न संयोजनों के माध्यम से बेहतर अनुकूलन सुनिश्चित कर पाती हैं। और ऐसा यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि अलैंगिक जनन में जो डीएनए को केवल विरासत में मिले एक ही कोशिका के तंत्र के भीतर कार्य करना पड़ता है, जिससे बदलाव की संभावना बहुत ही नगण्य हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। चूंकि लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधताएं निरंतर बनी रहती हैं, इसलिए विकास की प्रक्रिया संभव होती है और समय के साथ नई प्रजातियां विकसित होती हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया कि लैंगिक प्रजनन क्यों लाभप्रद है, और अलैंगिक प्रजनन बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जो उतनी लाभप्रद नहीं होती। तो हमने लैंगिक प्रजनन के लाभ भी देख लिए। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्यों में वृषण द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या होते हैं, और यह प्रश्न संबंध रखता है एनसीईआरटी खंड 7.3.3 क से। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे कार्य करता है या इसके कार्य क्या होते हैं। तो अंडकोश, जिसे हम वृषण दोनों ही कह सकते हैं, तो यह पुरुषों के प्राथमिक प्रजनन अंग होते हैं और उनका अद्वितीय स्थान उनके कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। और वे मुख्य शरीर के गुहा के बाहर मांसपेशियों वाले थैले में स्थित होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। यह बाहरी स्थित एक महत्वपूर्ण जैविक अनुकूलन है, क्योंकि यह वृषण को कोर शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान पर बनाए रखता है।
और यह ठंडा वातावरण शुक्राणुओं के उचित विकास और परिपक्वता के लिए आवश्यक है, जिसे जिसे स्पर्मोजेनेटिसिस के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम इसके कार्यों की अगर चर्चा करें तो यह शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। ये नर युग्मक या प्रजनन कोशिकाएं होती हैं जिनमें मादा अंड को निषेचित करने और एक नए व्यक्ति के विकास की शुरुआत करने के लिए आवश्यक आनुवंशिक सामग्री होती है, और इस उत्पादन प्रक्रिया को ही हम स्पर्मोजेनेटिसिस कहते हैं। और जो क्या करता है कि वृषण के भीतर सेमिनीफेरस ट्यूबुलस इस उत्पादन प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, जो वृषण के भीतर स्थित सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स में लगातार होती रहती है। तो ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा वृषण के दूसरे प्रमुख कार्य जान लें अगर हम, तो ये क्या करते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन और श्रावण करते हैं। यह पुरुषी यौन हार्मोन किशोरावस्था के दौरान और पुरुष के भीतर जीवन भर शरीर में होने वाले विस्तृत शारीरिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है। यह मुख्य हार्मोन है जो लड़कों में अद्वितीय यौन लक्षणों को विकसित करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि चेहरे और शरीर के बालों का विकास, आवाज का गहरा होना, मांसपेशियों का बढ़ना, जनन अंगों का विकास। तो यह इस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्राणुओं का उत्पादन करता है और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण करता है, जो कि पुरुषों में द्वितीय यौन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि मासिक धर्म क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी खंड 7.3.3 ग से संबंध रखता है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी व्याख्या के बारे में। तो क्या होता है यहाँ पे, मासिक धर्म की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक मासिक चक्र के दौरान अंडाशय से मुक्त हुई अंड कोशिका का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं हो पाता। इस स्थिति में गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भावस्था का सहारा देने के लिए मोटी और रक्त वाहिकाओं से भरपूर हो चुकी थी, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यह परत टूटकर अलग होने लगती है। और यह टूटने की प्रक्रिया ही मासिक धर्म का मुख्य शारीरिक आधार है। और इस परत के टूटने का प्राथमिक कारण है कि निषेचन नहीं हुआ है और इस प्रकार कोई गर्भावस्था नहीं देखने को मिलती। शरीर का तंत्र इस बात को समझ जाता है कि जब इस मोटी और पोषण से भरपूर परत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ्रूण के रोपण की संभावना समाप्त हो चुकी है, तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो महिला के जनन चक्र का एक नियमित हिस्सा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि गर्भावस्था ना होने की स्थिति में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे जनन हार्मोन का स्तर शरीर में तेजी से गिरने लगता है। हार्मोन के स्तर में इस गिरावट के कारण ही गर्भाशय को तैयार परत के ऊतक और रक्त वाहिकाएं सिकुड़कर अलग होने लगती हैं। या टूटी हुई परत रक्त श्लेष्मा के साथ मिलकर योनि मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, जिसे मासिक धर्म रक्त कहा जाता है। और यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 8 दिनों तक चलती रहती है। तो अगर हम इस चक्र को देखें तो मासिक धर्म चक्र की शुरुआत रोज धर्म चक्र से चरण से होती है, जहां निषेचन ना होने के बाद गर्भाशय की परत टूटकर रक्तस्राव के रूप में बहने लगती है। और इसके बाद पुटकीय चरण में अंडाशय में नया अंडा परिपक्व होता है और चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा यह अंडा मुक्त किया जाता है। अंत में लुटियल चरण के दौरान क्या होता है, गर्भाशय संभावित भ्रूण के रोपण के लिए स्वयं को तैयार करता है, परंतु निषेचन के अभाव में हार्मोन्स स्तर गिर जाते हैं और यह चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है और यह प्रक्रिया मासिक होती है, मतलब प्रत्येक महीने दोनों में से किसी एक अंडाशय द्वारा नियमित रूप से एक परिपक्व अंड कोशिका मुक्त की जाती है, जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और अंडे के मुक्त होने के साथ साथ गर्भाशय में समांतर रूप से अपनी आंतरिक दीवार को मोटा और रक्त समृद्ध बनाकर स्वयं को तैयार करता है, ताकि वह एक संभावित निषेचित अंडे को ग्रहण कर सके और उसे पोषण प्रदान कर सके। एक ही समय पर गर्भाशय खुद को एक संभावित निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। जैसे कि आप यह चक्र देख सकते हैं, यह प्रक्रिया प्रत्येक माह दोहराई जाती है, क्योंकि मादा शरीर में जनन चक्र एक निश्चित अंतराल पर कार्य करता है। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर को भी समझ लिया कि यह मासिक धर्म क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को हमने समझा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी प्रश्न संख्या 7 की, जिसमें कहा गया है कि एक फूल के अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए। यह प्रश्न एनसीईआरटी खंड 7.3.2 से संबंध रखता है।
तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके कार्यों की बात सबसे पहले करने वाले हैं। तो पहला इसका भाग है स्टिग्मा, जिसे जो पोलन को ग्रहण करता है। स्टिग्मा फूल के मादा जनन अंग का हिस्सा होता है, विशेष रूप से पिस्टिल का, और इसके मुख्य कार्य क्या है, परागकण के दौरान दूसरे फूल के नर हिस्से से परागकण प्राप्त करना। यह तब तक होता है जब परागण करने वाला कारक जैसे कि हवा या कीड़ा, कोई भी कीट परागकण को स्टिग्मा तक ले जाता है। फिर उर्वरा की प्रतिक्रिया में मदद करता है, जिसके द्वारा कि परागकण एक नलिका उगाता है जो कि अंडाशय तक जाती है, जहां अंडा स्थित होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टाइल होता है, एक स्टिग्मा को समर्थन देता है। सैलिवा पतला स्टैलक है जो रंध्र को अंडाशय से जोड़ता है। इसका कार्य रंध्र का समर्थन करना और पराग नलिका के अंडाणुओं तक बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान करना है। इसके बाद पंखुड़ियां होती हैं पुष्पों में, तो क्या करती हैं, परागकणों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। पंखुड़ियां फूल के रंगीन अक्सर चमकीले हिस्से होते हैं जो मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों जैसे कि परागकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके चमकीले और सुगंधित स्वाद इन पक्षियों को संकेत देते हैं फूल में मकरंद और पराग है जो भोजन के स्रोत हैं। यह आकर्षण परागण की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें परागकर्ता एक फूल से पराग को दूसरे फूल में स्थानांतरित करता है, जिससे पौधों में प्रजनन में सहायता मिलती है। पंखुड़ियां फूलदार पौधों की प्रजनन प्रणाली में महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो नर युग्मकों के फूल के मादा हिस्से में सफल स्थानांतरण में बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। इसके बाद होते हैं बाह्यदल। बाह्यदल क्या करते हैं, पुष्प कलिका की सुरक्षा करने वाले हरे रंग के पत्ते जैसी संरचनाएं होते हैं। वे आमतौर पर पुष्प के आधार पर पाए जाते हैं और पुष्प के नाजुक आंतरिक भागों को क्षति और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाने में मदद करते हैं। और ये बाह्यदल पुष्प की सुरक्षात्मक आवरण होते हैं जो पुष्प के प्रारंभिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर होता है पुंकेसर। पुंकेसर होते हैं फूल के नर जनन अंग और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है तंतु और दूसरा होता है एंथर, यानी कि तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं और एक होता है कि परागकोश जिसे एंथर के नाम से भी जानते हैं। तो तंतु एक पतली धागे जैसी संरचना होती है जो परागकोश को सहारा देती है, जो शीर्ष पर सूजा हुआ भाग होता है। परागकोश परागकणों का उत्पादन करता है और उन्हें जारी करता है, जिनमें पौधे के प्रजनन के लिए आवश्यक नर युग्मक होते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें एंथर की, तो ये क्या करता है, पुष्प के पुंकेसर का एक भाग परागकोश होता है जो पौधे का नर जनन अंग होता है। यह तंतु के शीर्ष पर स्थित होता है और परागकोशों के उत्पादन और मुक्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिनमें पौधों में निषेचन के लिए आवश्यक नर युग्मक होते हैं। यह प्रक्रिया पुष्पी पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पुष्प के नर भागों से मादा भागों में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण की अनुमति देता है। उसके बाद दूसरा क्या बताया, फिलामेंट या तंतु, ये क्या करता है, एंथर को समर्थन देता है और यह एक प्रकार की पतला डंठल जैसी संरचना होती है जो एंथर का समर्थन करती है, जो परागकणों को उत्पन्न करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। और फिलामेंट का समर्थन स्तंभ के रूप में कार्य करता है। फिलामेंट जो होता है एक समर्थन करता है, समर्थन स्तंभ के रूप में कार्य करता है और एंथर को ऐसी स्थिति में पकड़े रहता है जहां यह परागकण के दौरान परागकणों को परागक फिलामेंट एक समर्थन स्तंभ के रूप में कार्य करता है, एंथर को ऐसी स्थिति में पकड़े रहता है जहां यह परागण के दौरान परागकणों को परागक या अन्य पौधों में प्रभावी रूप से स्थानांतरित कर सकता है। यह फूल के नर जनन अंग का हिस्सा होते हैं और पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय क्या करता है, अंडाशय फूल का हिस्सा होता है जिसमें अंडाणु होते हैं और ये मादा जनन अंग कोशिकाएं होती हैं। पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं और अंडाणु बीजों में विकसित हो सकते हैं। यह संरचना पौधों के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य के बीजों को आवाज देती है और उन्हें तब तक सुरक्षित रखती है जब तक वे फैलने के लिए तैयार ना हो जाएं। इसके बाद आधार की बात करें तो फूल का आधार क्या होता है, आवरण फूल का सूजा हुआ आधार होता है जहां पर सभी फूल के भाग जुड़े हुए होते हैं जो कि एक समर्थन संरचना के रूप में कार्य करते हैं और विकसित हो रहे फूल के भागों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके बाद एक होता है पुष्प रस, जो फूल का डंठल होता है, यानी कि एकल पुष्प या पुष्पों के समूह को समर्थन करने वाला एक डंठल होता है जो पुष्प को मुख्य पौधे से जोड़ने वाली तने जैसी संरचना के रूप में कार्य करता है और पुष्प तक पोषक तत्वों और जल के परिवहन में सहायता प्रदान करता है।
तो आप यहाँ पर एक पुष्प का आरेख देख सकते हैं। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट की आंतरिक संरचना को यह आरेख प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें पादप के पुष्प के नर और मादा जनन अंगों के आपसी सामंजस्य को दिखाया गया है। आरेख के मध्य भाग में मादा जनन अंग स्त्री केसर स्थित है, जो वर्तिका और अंडाशय में विभाजित होता है। इसके चारों ओर नर जनन अंग पुंकेसर को दर्शाया गया है, जिसके ऊपरी भाग परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। साथ ही यह चित्र पुष्प के बाहरी भागों जैसे रंगीन पंखुड़ियों और सुरक्षात्मक बाह्य दल को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है, जो परागकण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न की, जिसमें जो कि एनसीईआरटी खंड 7.3.3 घ से संबंध रखता है, और यह प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो गर्भ निरोधन की विधियों के बारे में हम अब करेंगे चर्चा। तो सबसे पहला अवरोधक विधियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बैरियर विधियां गर्भ निरोधक तकनीकें हैं जो शुक्राणुओं को अंडों तक पहुंचने से शारीरिक रूप से रोकती हैं। इन विधियों में कॉन्डोम, डायफ्राम और सर्विकल कैप्स जैसे उपकरण शामिल हैं, जो यौन संबंध के दौरान शुक्राणुओं के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए भौतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। ये उपयोग में आसान, प्रत्यावर्तनीय और शरीर के प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को प्रभावित नहीं करती। हालांकि इनके प्रभावी होने के लिए सही और निरंतर उपयोग की आवश्यकता होती है, और ये यौन संचारित संक्रमणों से उतनी प्रभावी रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करती जितनी की अन्य विधियां करती हैं। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्डोम पुरुष और महिला दोनों के लिए गर्भाधारण को रोकने और यौन संचारित संक्रमण यानी कि एसटीआई से बचाव के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बैरियर यानी कि गर्भ निरोधक तरीके होते हैं। पुरुष कॉन्डोम यौन संबंध के दौरान पेनिस पर पहनने जाने वाला एक पतला आवरण होता है। तो पहला तरीका होता है कॉन्डोम, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही इसे गर्भधारण को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डायाफ्राम नरम रबर या सिलिकॉन के बने गोलाकार उपकरण होते हैं, जिन्हें यौन संबंध से पहले इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्भाधारण से रोका जा सकता है। इसके बाद होता है सर्वाइकल कैप। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हार्मोनल विधियों की। हार्मोनल गर्भ निरोधक तरीके संश्लेषित हार्मोन का उपयोग करके गर्भाधारण को रोकते हैं, या तो अंडोत्सर्ग को रोककर, गर्दन के बलगम को गाढ़ा करके, शुक्राणुओं के मार्ग को अवरुद्ध करके, या फिर गर्भाशय की दीवार को पतला करके निषेचित अंडों के स्थापन को रोक देते हैं। देखो यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियों को का इस्तेमाल करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। उसके अलावा इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक भी मौजूद होते हैं, जिनके इस्तेमाल से गर्भाधारण को रोका जा सकता है। उसके बाद हार्मोनल इम्प्लांट के तरीके भी होते हैं, यानी कि तरीके संश्लेषित हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उपयोग करके अंडोत्सर्ग गर्भाशय की परत को पतला करने के काम आते हैं, शुक्राणुओं को रोकने के काम आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घकालिक विधियों की। तो यहाँ पे यूटेराइन डिवाइस यानी कि आईयूडी का इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोनल और गैर हार्मोनल दोनों ही तरीकों से इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर गर्भानिरोधक इम्प्लांट का इस्तेमाल मैंने बताया, यहाँ पर इनका भी इस्तेमाल करके हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। फिर कुछ विधियां होती हैं जिसे हम सर्जिकल विधियां कहते हैं। इनके प्रयोग से हम कैसे कर सकते हैं और कैसी कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो होती है एक महिला नसबंदी, जहाँ पर जिसे हम ट्यूबेक्टोमी महिला की निर्जनता की एक स्थायी विधि होती है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर जो है बांध दिया जाता है, ताकि अंडे का मिलना शुक्राणु से रोका जा सके, जिससे क्या होता है गर्भावस्था रुक जाती है। उसके अलावा पुरुष नसबंदी भी करी जाती है। तो यहाँ पर शुक्राणुओं को जाने के लिए स्थान नहीं मिलता, जिस कारण जो है गर्भावस्था रोकी जा सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक विधियों की बात करें तो यहाँ पे प्रजनन जागरूकता भी इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, कि हम इस प्रकार करके भी इसे रोक सकते हैं। या फिर फाइटल दिनों यानी कि मासिक धर्म के दौरान, उस अवधि के दौरान संभोग से बचने के लिए मासिक धर्म चक्र और शारीरिक लक्षणों को ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक होती है वापसी विधि, जिसमें क्या करते हैं, जिसे हम निष्कासन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार भी हम रोक सकते हैं गर्भावस्था को। इस चित्र में आप देख सकते हैं आरेख, जिसमें पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी कैसे होती है, किन अंगों में, आप इस चित्र से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 9, इसमें पूछा गया है एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन के तरीके कैसे भिन्न होते हैं। एनसीईआरटी खंड 7.2 से संबंधित है, तो हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं।
चलिए देखते हैं इस प्रश्न के हल को। एक कोशिकीय जीवों में केवल एक कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीवों का मतलब क्या हुआ? एक कोशिकीय जीवों का संपूर्ण शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, जिसका अर्थ है उनके जीवन के सभी जैविक प्रतिक्रियाएं जैसे कि श्वसन, पोषण और उत्सर्जन उसी एकल कोशिका के भीतर संपन्न होती हैं। इन जीवों में जटिल शारीरिक संरचनाओं का अभाव होता है, इसलिए इनमें जनन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक या अंग तंत्र मौजूद नहीं होता। जनन के समय इनकी एकल कोशिका ही स्वयं विभाजित होकर के नई संतति का निर्माण करती है और प्रजनन के लिए कोई अलग ऊतक यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। वही एक कोशिका विखंडित होती है, एक विखंडन, द्विविखंडन और बहुविखंडित होकर के नए नए प्रकार के नई संतति का उत्पादन करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीवों में, तो बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जो संगठित होकर ऊतक, अंग और अंततः जटिल अंग तंत्रों का निर्माण करती हैं। इन जीवों में जनन के लिए पूरी तरह से पृथक और विशिष्ट जनन तंत्र विकसित होते हैं, जिनमें जनन कोशिकाओं के निर्माण और निषेचन के लिए विशेष अंग होते हैं, और यह जटिलता उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अधिक उन्नत और कुशल प्रणालियां प्रदान करती है। और दूसरी ओर बहुकोशिकीय जीवों की अगर हम बात करें, तो बहुकोशिकीय जीव लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों ही प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं और यह जनन कर सकते हैं। तो जहाँ कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव पुनर्जनन या खंडन जैसी अलैंगिक विधियों से जनन कर सकते हैं, वहीं अधिकांश जटिल जीव क्या करते हैं? लैंगिक जनन को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद अगला बिंदु क्या है कि वे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन कर सकते हैं। कौन? जो बहुकोशिकीय होते हैं। और जो एक कोशिकीय होते हैं वह या नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 10, जिसमें कहा गया है प्रजनन प्रजातियों की समष्टि को स्थिरता प्रदान करने में किस प्रकार सहायक होता है। एनसीईआरटी खंड 7.3.3 से संबंधित है। तो इसका हल देखते हैं कि प्रजनन प्रजातियों की आबादी को स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है, नए व्यक्ति बनाता है, नई संतति का उत्पादन करता है, अनुवांशिक सामग्री को पारित करता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर वो स्थानांतरित होते हैं, प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखता है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने वाली एक महत्वपूर्ण जैविक अनिवार्यता है, जिसे कोई भी प्रजाति विलुप्त होने से बचती है और मृत जीवों को प्रतिस्थापित कर देता है। उसके बाद स्थिर संख्या बनाए रखता है, यानी कि जनन आबादी में एक स्थिर संख्या बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद अगला बिंदु है कि यह निरंतर प्रजनन के माध्यम से प्राप्त होता है। जनन का चक्र कभी रुकता नहीं है, जिससे आबादी में निरंतर सदस्यों का प्रभाव बना रहता है, यानी कि कुछ अगर मृत्यु होती है तो कुछ नए संतानों का भी उत्पादन हो जाता है। खोए हुए व्यक्तियों का प्रतिस्थापन कर देता है और क्या करते हैं? जन्म मृत्यु संतुलन बना करके रखता है। तो जनन प्रक्रिया जन्म दर और मृत्यु दर के बीच एक गतिशील और महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करती है। यह संतुलन किसी भी आबादी की दीर्घकालिक स्थिरता और पर्यावरणीय वहन क्षमता के लिए अनिवार्य होती है। अब हम बात करने वाले हैं आज के अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पर है कि गर्भ निरोधक विधियों को अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, इसको बताना है। एनसीईआरटी खंड 7.3.3 घ से संबंधित है। तो इसका हल अगर हम देखें, तो गर्भ निरोधक विधियों का मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से उपयोग किया जाता है। पहला तो अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करते हैं। सबसे इसका प्राथमिक कारण होता है कि अवांछित गर्भधारण या अनचाही गर्भावस्था को रोकना होता है। ये विधियां व्यक्तियों को अपनी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण रखने की शक्ति देती हैं, जिससे वह यह तय कर सकते हैं कि कब उन्हें कितने जनसंख्या में वृद्धि करनी है, कब उन्हें कितने बच्चे चाहिए। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। उसके अलावा यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो रोगों को जैसे कि HIV, एड्स, इन जैसी भी समस्याओं को रोकने के लिए गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ तक अभ्यास प्रश्नों को हल किया। आज के इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।